रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना इमाम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अच्छा बच्चों, ये टेस्ट है जो हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ था चैप्टर नंबर 7 का। इसका नाम है कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें पहला सवाल आप लोगों से ये पूछा गया था कि व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एक्चुअली आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन ढूंढनी थी, लेकिन पहली जो स्टेटमेंट थी वो डेफिनेशन थी उसकी इक्वल टू द रेट ऑफ द डिस्काउंट विच वुड मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ एन्युइटीज गिवन by the returns expected from the capital asset during its life just equal to its supply price। यानी जितने का एसेट खरीदा गया है ये इंश्योर कर लिया जाए कि इसकी जिंदगी भर की जो कमाई है उससे आने वाली है रिटर्न्स। जाहिर है वो रिटर्न इकट्ठे तो नहीं आएंगे, वक्फे से आएंगे या साल हर साल आएंगे। तो उन एन्युइटीज की वैल्यू जो है वो क्या कर दी जाए, उसकी सप्लाई प्राइस के बराबर कर दी जाए, सप्लाई प्राइस के बराबर कर दी जाए। तो ये होगी क्या, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसको क्या कहेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो अगर आप देखते हैं इस लिहाज से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन द हायर रेट ऑफ प्रॉफिट विच फर्म वुड अर्न इन द शॉर्ट पीरियड, रेट प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन जो है ये परफेक्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्री वगैरह, तो ये एक अलग मामला है। ये है चैप्टर नंबर 4 का मामला कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है। द रेट ऑफ डिस्काउंट विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पर्सपेक्टिव यील्ड। अच्छा, पर्सपेक्टिव यील्ड का मतलब यही होता है उसकी साल हर साल आने वाली कमाई फ्रॉम द कैपिटल एसेट इक्वल टू इट्स सप्लाई प्राइस। तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट, लिहाजा आपको डी ऑप्शन लेना चाहिए जो कि ए और सी दोनों को सही डिक्लेयर कर देता है। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, क्वेश्चन 2 चैप्टर 7, assume the equilibrium of economy is passed, repeat करता हूं, assume that the equilibrium of economy is passed away from its full potential, the result will be, अगर किसी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम जो है वो उसके लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के मेंशन करदा फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे निकल चुका हो तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, देन व्हाट हैपन्स, क्या इसका नतीजा होगा बताइए। शाबाश, इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, क्योंकि ये है ही इन्फ्लेशनरी गैप। लेकिन इसमें एक बात ये भी माननी पड़ेगी आपको कि इससे एक्सपोर्ट में फॉल आएगा। क्यों? कि आपकी अपनी चीजें महंगी हो चुकी हैं मुल्क में, तो एक्सपोर्टर ने भी तो यहीं से खरीद के बेचनी थी। तो जब आपकी चीजें मुल्क में महंगी हैं तो दूसरों के लिए भी महंगी है, क्या हाल है, लिहाजा एक्सपोर्ट में क्या होगी, कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि वेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई की वजह से मजदूर ये कहेंगे कि हमारी वेजेस में इजाफा करो, क्योंकि हमारा इतने पैसों में गुजारा नहीं होता। बल्कि मैं खुद सोच रहा हूं कि किसी दिन बैठ के इकराम साहब से बात करूं कि ये जितनी महंगाई हुई है इसमें तो पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, और टीचर बेचारे पहले ही बड़े गरीब होते हैं, वगैरह उनकी माशी आमदनी सिर्फ यही है ना, और उनके पास क्या है नहीं बच्चों। तो लिहाजा डी ऑप्शन क्या है, ठीक है। क्या हाल है बच्चों? तो अब ये बहुत ज्यादा डिपेंड भी करता है कि लोग। अच्छा बच्चों, आउट ऑफ द गिवन विच 2 फैक्टर्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड अपॉन। कौन से 2 फैक्टर हैं जिस पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है? सीधी बात है जी, 2 देख रहे हैं। एक तो वो यील्ड जो आता है, यानी एन्युइटीज पैसा आता है, और दूसरा उसकी सप्लाई प्राइस। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको कैसे इफेक्ट कर देता है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे इफेक्ट कर देता है कि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसकी जो सप्लाई प्राइस है वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सप्लाई प्राइस बढ़ जाती है। एक्चुअली देखिए ना, हम तो जो कैपिटल एसेट लेते हैं वो भी तो कर्जा लेके लेते हैं ना, तो उसकी जो सप्लाई प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी, तो जो यील्ड आ रहा है वो फिर उसके साथ एडजस्ट शायद ना हो पाए या एक आधा प्रोजेक्ट ड्रॉप हो जाए, ये चीज होती है। अच्छा बच्चों, बहरहाल यहां पे तो डी आपने बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज किया है और A1 हो गया मामला। अच्छा बच्चों, केन्स डिफाइंस अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग इक्वल to the rate of discount which would make the present value of series of annuities given by the return expected from the capital asset। इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है? तो ये क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज किया आप लोगों ने, शाबाश। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? जी शाबाश जी बच्चों, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट इज मेंट बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक्चुअली होना ये चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था कि यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है। जाहिर है हम इसको इससे रिलेट करेंगे, हमें चाहिए था यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे देते, लेकिन हमने उसकी सोचा ही होगा, लेकिन जब कंपोज किया होगा तो भूल गया होगा। तो ये हो जाता है, क्या करें। असल में ऊपर एपीसी या एमपीसी लिखना चाहिए था और भी कहना चाहिए था इसका मतलब क्या है, फिर भी ठीक था। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी भोंगी बजी जाती है। अच्छा, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज नोन एज। जी शाबाश बच्चों, क्या कहेंगे? हाँ, ये है एक्चुअल सवाल कि रेशियो ऑफ चेंज टू कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम को क्या कहेंगे आप? हाँ, यहां प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह सकते हैं, वैसे इसको कहना चाहिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लेकिन चूंकि आंसर जितना दिया हुआ उतने में से अगर देखा जाए तो जाहिर बात है कंजम्पशन रेट तो हो नहीं सकता, प्रपोज कंजम्पशन रेट हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी टू कंज्यूम हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या बन गया? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको डन कर देते हैं। फिर क्वेश्चन 7, जनरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी इज। आमतौर पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होती है? आमतौर पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी 1 से कम होती है। उसकी वजह है कि आपके पास जितने भी पैसे होते हैं सारे आप खर्च नहीं करते, उनमें से कुछ खर्च करते हैं इजाफी अमाउंट में से और कुछ आप रख लेते हैं, इसलिए 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू को एमपीएस में जब आप जमा करेंगे तो डेट्स इक्वलेंट टू 1। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, 9 आ गया जी। अलोंग विद द इंक्रीज इन द इनकम क्या होगा? कंजम्पशन इंक्रीजेस बट नॉट एज मच इंक्रीज इन इनकम। तो सी करेक्ट हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब आ गया द पार्ट ऑफ इनकम नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड, शाबाश, सेविंग। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, इसमें ना जरा क्वेश्चन 11, इफ कंजम्पशन फंक्शन अगर आपका हो 30,000 प्लस 0.7 y, देन 0.7 जो है वो आपका क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, इफ कंजम्पशन फंक्शन आपका ये है तो 0.3 क्या है? फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। गुड हो गया जी। स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज नोन एज, इसकी स्लोप को क्या कहेंगे आप? शाबाश, इसी स्लोप जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी। जैसे ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है, तो ये अगर इसकी स्लोप जो है वो 0.7 है तो 0.7 आपका क्या बन जाएगा? एमपीसी बन जाएगा। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट चेंज एज अ चेंज इन इनकम। जी शाबाश, तो ये क्या होगी बच्चा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आमतौर पे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है, जो आमदनी के चेंज होने के बावजूद चेंज नहीं होती। और इसकी रीजन क्या होती है कि हम डैम बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हम पैसा रोक दें तो हमारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, लिहाजा हम उनको रोकना
नहीं चाहेंगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू केन्स इकोनॉमिक्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इज बेस्ड ऑन, शाबाश, किस पे बेस करते हैं, शाबाश, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड, ये दो बड़े डिटर्मिनेंट है इसके। क्लियर बच्चों? बैंक रेट एक्चुअली इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कर्जा देता है कमर्शियल बैंक को। हमारा जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमेशा इससे ज्यादा होता है, काइबोर से ज्यादा ही होता है। क्लियर बच्चों? अब हम इसको